हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 12 शहीवाग दर्पण। क्रिसमस आ रहा था। दिसंबर के मध्य में एक सुबह हॉगवर्ट्स में जब लोगों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कई फुट ऊंची बर्फ जमी है। झील जमकर ठोस हो गई थी और वीजली बंधुओं को इस बात के लिए सज़ा दी गई थी कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू कर दिया था ताकि वे क्विरल के पीछे पीछे घूमते रहें और उनकी पगड़ी के पीछे टकराते रहें। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी आसमान से जूझते हुए चिट्ठियां देने आए, उन्हें हैग्रिड ने स्वस्थ किया। तभी वे दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए। हवादार गलियारे बर्फीले हो चुके थे और क्लास में तीखी हवा खिड़कियों को हिलाकर रख देती। सबसे बुरी हालत प्रोफेसर स्नेप की क्लास की थी, जो तहखाने में लगती थी। यहाँ जब विद्यार्थियों की सांस बाहर निकलती तो कोहरा बन जाती। वे अपनी गर्म कड़ाहियों के जितने पास रह सकते थे रहने की कोशिश करते। ड्रैको मैल्फॉय ने एक दिन जादुई काढ़े की क्लास में कहा, मुझे उन लोगों के लिए बहुत अफसोस होता है जिन्हें क्रिसमस में हॉगवर्ट्स में रुकना पड़ रहा है, क्योंकि घर पर किसी को उनकी ज़रूरत नहीं है। ये कहते समय वो हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और ग्वाइल ही करके हंसने लगे। हैरी लायन फिश के कांटे का चूर्ण तौल रहा था। उसने बात को अनसुना कर दिया। क्विडिच मैच के बाद मैल्फॉय और भी ज़्यादा कड़वी बातें बोलने लगा था। वो नागशक्ति के हार जाने से दुखी था, इसलिए उसने हर एक को यह कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेढक हैरी की जगह अगला खोजी बनाया जाएगा। परंतु उसने देखा कि कोई भी इस बात पर नहीं हंसा, क्योंकि वे सब इस बात से प्रभावित थे कि हैरी अपने झटके दे रही जादुई झाड़ू को बहुत अच्छी तरह पकड़े रहा। इसलिए ईर्ष्या और गुस्से में भरा मैल्फॉय अब हैरी को इस बात के लिए ताना मार रहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है। ये सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए प्रिविट ड्राइव नहीं जा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल पिछले सप्ताह उन विद्यार्थियों की सूची बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में रुकेंगे, और हैरी ने तत्काल साइन कर दिए। उसे इस बात का ज़रा दुख नहीं था। ये शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी रुक रहे थे, क्योंकि मिस्टर और मिसेस वीजली चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब जादुई काढ़े की क्लास के बाद वो लोग तहखाने से निकले तो उन्होंने देखा कि आगे वाले गलियारे में फर का एक बड़ा पेड़ बीच में रास्ता रोककर खड़ा है, जिसके पीछे से दो बड़े पैर निकले दिखाई दे रहे थे, और एक मोटी सी आवाज़ ने उन्हें बताया कि इसके पीछे हैग्रिड। हेलो हैग्रिड, मदद चाहिए? रॉन ने शाखाओं में अपना सिर डालते हुए पूछा। नहीं, हम ठीक हैं, धन्यवाद रॉन। क्या तुम रास्ते से हटोगे? मैल्फॉय ने पीछे से ठंडे धीमे लहजे में कहा। क्या तुम पैसे कमाने की जुगाड़ कर रहे हो वीजली? मुझे लगता है तुम हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद यहाँ का रखवाला बनने का ख्वाब देख रहे हो। वैसे भी तुम्हारा परिवार जितने बड़े घर में रहता है, उसकी तुलना में तो तुम्हें हैग्रिड की झोपड़ी भी महल लगती होगी। जैसे ही रॉन ने मैल्फॉय की तरफ छलांग लगाई, स्नैप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। वीजली, रॉन ने तुरंत मैल्फॉय के दुशाले के सामने वाला हिस्सा छोड़ दिया। उसे उत्तेजित किया गया था प्रोफेसर। हैग्रिड ने पेड़ के पीछे अपना बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। मैल्फॉय उसके परिवार का अपमान कर रहा था। चाहे जो भी हो, लड़ाई करना हॉगवर्ट्स के नियमों के खिलाफ है हैग्रिड। गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट कम हो गए वीजली, और एहसान मानो मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं काटे। अब तुम यहाँ से चलते नजर आओ। मैल्फॉय, क्रैब और ग्वाइल पेड़ को धक्का मारते हुए, जिसकी वजह से चारों तरफ कांटे बिखर गए, आगे निकल गए। मैं उसे देख लूँगा, रॉन ने मैल्फॉय की पीठ के पीछे अपनी दांत किटकिटाते हुए कहा। एक ना एक दिन मैं उसे देख लूँगा। मुझे नफरत है उन दोनों से, मैल्फॉय और स्नेप। तुम्हें क्या बताऊं, हमारे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल में देखो, कितना बढ़िया लग रहा है। इस पर हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड और उसके पेड़ के पीछे पीछे बड़े हॉल की तरफ चल दिए, जहां प्रोफेसर मैगोनिकल और प्रोफेसर फ्लिटविक क्रिसमस की सजावट में जुटे थे। ओह हैग्रिड, पेड़, आखिरी पेड़, इसे दूसरे वाले कोने में रख दो। हॉल की सजावट देखने लायक थी। दीवारों पर शूल पढ़नी और मिसल्टो के बंधनबार सजे थे
और कमरे में चारों तरफ 12 ऊंचे क्रिसमस ट्री रखे थे, जिसमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों के कारण। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में कितने दिन बचे हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ एक, हरमाइनी ने कहा। और इससे मुझे याद आया, हैरी, रॉन, लंच के पहले हमारे पास आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। अरे हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फ्लिटविक से हटाते हुए कहा, जो घड़ी से सुनहरे बुलबुले निकालकर उन्हें नए पेड़ों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी? हैग्रिड ने हॉल के बाहर उनके पीछे आते हुए कहा। छुट्टियों के ठीक पहले पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे हो, क्यों? अरे हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जब से तुमने निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है, हैरी ने उत्साह से बताया। क्या? हैग्रिड को जोरदार झटका लगा। सुनो, हमने तुम्हें जो बताया है उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लेमेल कौन है, बस इतना ही, हरमाइनी बोली। बशर्ते तुम हमें ये बताकर हमारी मेहनत न बचा दो, हैरी ने जोड़ा। हम पहले ही सैकड़ों किताबें छान चुके हैं पर उनका नाम कहीं नहीं मिला। बस थोड़ा सा सुराग दे दो। मैं जानता हूँ, मैंने उनका नाम कहीं पढ़ा है। हम कुछ नहीं बताएंगे, हैग्रिड ने साफ जवाब दिया। तो हमें खुद ही खोजना होगा, रॉन ने कहा और हैग्रिड को बेचैन हालत में छोड़कर वे तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब से हैग्रिड के मुंह से वो नाम गलती से निकला था, तब से वे सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम खोज रहे थे, क्योंकि सिवाय इसके किसी और तरीके से उन्हें ये नाम कैसे मालूम पड़ता कि स्नैप क्या चुराने की कोशिश कर रहा था। समस्या ये थी कि जानना बहुत मुश्किल था कि शुरू कहाँ से करें, क्योंकि वे ये नहीं जानते थे कि किताब में अपना नाम लाने के लिए फ्लेमेल ने क्या किया था। उसका नाम 20वीं सदी के महान जादूगर या हमारे समय के उल्लेखनीय जादुई काम में नहीं आता था। उसका नाम महत्वपूर्ण आधुनिक जादुई खोजें और जादूगरी में आधुनिक विकास का अध्ययन में भी नहीं मिला। और फिर जाहिर है, लाइब्रेरी का आकार भी एक समस्या थी। इसमें लाखों किताबें, हजारों शेल्फ, सैकड़ों सक्रिय लाइनें थी। हरमाइनी ने उन विषयों और शीर्षकों की सूची निकाली जिन्हें देखने का उसने फैसला किया। रॉन किताबों की एक लाइन में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकाल कर देखने लगा। हैरी उस हिस्से में टहलता हुआ गया जहाँ जाना मना था। वो कुछ समय से सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम यहाँ तो नहीं। दुर्भाग्य से इन किताबों को देखना मना था। इन्हें देखने के लिए आपको किसी टीचर की खास तौर पर साइन की हुई पर्ची की ज़रूरत पड़ती थी। वो जानता था कि उसे ऐसी पर्ची कभी नहीं मिलेगी। इन किताबों में बहुत ताकतवर काला जादू था जो हॉगवर्ट्स में नहीं पढ़ाया जाता था। केवल वे पुराने विद्यार्थी ही इन पुस्तकों को पढ़ सकते थे जो गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय में आगे पढ़ाई करते। तुम क्या खोज रहे हो लड़के? कुछ नहीं, हैरी ने कहा। मैडम पिंस उसकी तरफ पंखों को डस्टर दिखाते हुए कहा। तो फिर तुम निकल जाओ, चलो बाहर। वो सोच रहा था कि जल्दी से कोई अच्छी सी कहानी या बहाना बनाना चाहिए। हैरी मन मारकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। रॉन और हरमाइनी इस बात पर पहले ही सहमत थे कि मैडम पिंस से यह पूछना ठीक नहीं होगा कि उन्हें फ्लेमेल के बारे में कहाँ से जानकारी मिल सकती है। उन्हें विश्वास था कि वे बता सकती हैं, परंतु वो जोखिम नहीं लेना चाहते थे कि स्नैप या जान जाए कि वो किस बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। हैरी ने यह देखने के लिए बाहर गलियारे में इंतज़ार किया कि बाकी दोनों को कुछ मिला या नहीं, परंतु उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वे पिछले 15 दिनों से ढूंढ रहे थे, परंतु चूंकि उन्हें 2 क्लासों के बीच में थोड़ा समय मिलता था, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके लिए दरअसल एक लंबी खोज की ज़रूरत थी जब मैडम पिंस उनकी गर्दन के पीछे न खड़ी हों। 5 मिनट बाद रॉन और हरमाइनी अपनी गर्दन हिलाते हुए उसके पास आए और फिर वे लंच करने चले गए। जब मैं चली जाऊंगी तो तुम लोग देखते रहोगे ना? हरमाइनी ने पूछा। और अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मुझे उल्लू भेज देना, और तुम अपने माता पिता से पूछ सकती हो कि फ्लेमेल कौन है, रॉन ने कहा। उनसे पूछना सुरक्षित रहेगा क्योंकि वे दोनों दांतों के डॉक्टर हैं। छुट्टियां शुरू हो गईं तो रॉन और हैरी का समय अच्छा बीतने लगा। वे फ्लेमेल के बारे में भूल से गए। पूरा कमरा उनके कब्जे में था। हॉल भी आम दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा खाली था, इसलिए वे आग के पास वाली कुर्सियों पर बैठ सकते थे। वे घंटों बैठकर कुछ न कुछ ऐसा खाते थे जिसे वे लंबे हत्थे वाले कांटे से भून सकें।
क्रम्पेट, मार्शमेलोज और ऐसे उपाय खोजते रहते थे जिनसे मैल्फॉय को स्कूल से निकलवाया जा सके। हालांकि वे जानते थे कि इससे होगा कुछ नहीं, परंतु इनके बारे में बातें करना मजेदार तो था ही। रॉन ने हैरी को जादुई शतरंज सिखाना शुरू किया। ये बिल्कुल मगलुओं की शतरंज की तरह थी, फर्क इतना था कि इसे जिंदा मोहरों से खेला जाता। रॉन के पास हर चीज की तरह ये शतरंज भी उसे परिवार के किसी सदस्य से मिली थी, जो इस मामले में उसके दादाजी थे। बहरहाल पुराने मोहरों से उसे कोई परेशानी नहीं होती। रॉन उन्हें इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे अपनी बात मनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हैरी सीमस फिनिगन से उधार लिए मोहरों से खेलता और मोहरों को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हैरी शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था। मोहरे चिल्ला चिल्ला कर उसे अलग अलग सलाह देते, जिस वजह से वो दुविधा में पड़ जाता। मुझे वहां मत भेजो, क्या तुम्हें उसका घोड़ा नहीं दिख रहा? उसे भेज दो, हम उसके बिना काम चला सकते हैं। क्रिसमस की शाम को हैरी बिस्तर पर गया तो उसके मन में अगले दिन अच्छे भोजन और मौज मस्ती की आशा तो थी, परंतु तोहफे मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगली सुबह उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज देखी वह था उसके बिस्तर पर पैरों की तरफ लगा पैकेटों का ढेर। जब हैरी बिस्तर से बाहर आया तो उसने अपना ड्रेसिंग गाउन खींचा। रॉन ने नींद भरी आवाज में कहा, हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी। हैरी ने कहा, उधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले हैं। और तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? तलजमों की? रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से काफी बड़ा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। भूरे मोटे कागज में लिपटा था और इस पर लिखा था, हैरी को हैग्रिड की ओर से। अंदर लकड़ी की एक अनगढ़ बांसुरी थी। जाहिर है हैग्रिड ने उसे खुद बनाया था। हैरी ने बांसुरी बजाई तो काफी हद तक उल्लू जैसी आवाज निकली। दूसरे बहुत छोटे पैकेट में एक चिट्ठी थी। हमें तुम्हारा संदेश मिला और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा साथ भेज रहे हैं। वॉर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी की ओर से। कागज के साथ 50 पेंस का एक सिक्का सेलो टेप से चिपका था। रॉन 50 पेंस के सिक्के को देखकर मोहित हो गया। अद्भुत, क्या आकार है! ये पैसा है, उसने कहा। तुम इसे रख सकते हो, हैरी ने कहा और वो हंस दिया कि रॉन कितना खुश था। हैग्रिड हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए, बाकी तोहफे किसने भेजे हैं? मुझे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है। रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए एक बड़े से उभरे हुए पैकेट की तरफ इशारा किया। मेरी मम्मी ने। मैंने उन्हें बताया था कि तुम तोहफों की उम्मीद नहीं कर रहे हो। अरे नहीं, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। उन्होंने तुम्हारे लिए भी वीजली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। हाथ से बना हुआ एक मोटा हरे रंग का स्वेटर था और साथ ही घर पर बनी कैंडी का एक बड़ा पैकेट भी। वे हर साल हम लोगों के लिए स्वेटर बनाते। रॉन ने अपना पैकेट खोलते हुए कहा, और मेरा हमेशा मरून रंग ही होता है। तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं, हैरी ने कैंडी चखते हुए कहा, जो बहुत स्वादिष्ट थी। उसके अगले तोहफे में मिठाइयाँ थीं। हरमाइनी ने चॉकलेट के मेढकों का एक बड़ा बक्सा भेजा था। अब सिर्फ एक पैकेट बचा था। हैरी ने उठाया, टटोला, वो बहुत हल्का था। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी जैसी और चांदी जैसी भूरी चीज फिसल कर फर्श पर गिर गई और चमकने लगी। रॉन के मुंह से आह निकली। मैंने इसके बारे में सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर स्वाद की टॉफियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने भेजा था। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये सचमुच दुर्लभ है और कीमती भी। ये क्या है? हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूना अजीब एहसास था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बुन दिया है। ये अदृश्य चोगा है। रॉन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मुझे विश्वास नहीं ये वही है, पहन कर देखो। हैरी ने चोगे को अपने कंधों के चारों तरफ डाला और रॉन की चीख निकल गई। वही है, नीचे देखो। हैरी ने पैरों की तरफ देखा पर वे गायब थे। वो दर्पण की तरफ भागा। उसका प्रतिबिंब उसे दिख रहा था, परंतु उसे सिर्फ अपना सिर बीच में लटका हुआ दिखाई दे रहा था। बाकी का शरीर अदृश्य था। उसने अपने चोगे को सिर पर खींच लिया और दर्पण में अब उसका प्रतिबिंब नहीं था। इसके साथ एक चिट्ठी भी है, रॉन ने अचानक कहा। ये चिट्ठी इससे निकल कर गिरी है। हैरी ने चोगा उतारा और चिट्ठी उठा ली, छोटी गोल लिखावट में जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये शब्द लिखे थे,
तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान से इस्तेमाल करना। बहुत ही सुखद क्रिसमस की मुबारकबाद। इसके नीचे साइन नहीं थे। हैरी ने चिट्ठी को घूरा। रॉन ने चोगे को हसरत भरी निगाह से देखा। उसे बहुत अजीब लग रहा था ये चोगा किसने भेजा। क्या कभी ये सचमुच उसके डैडी के पास था? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, कमरे का दरवाजा खुला और फ्रेड और जॉर्ज धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए। हैरी ने तत्काल चोगे को छुपा दिया। वो किसी को इसे दिखाना नहीं चाहता था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। क्रिसमस मुबारक हो। अरे देखो तो सही, हैरी को भी वीजली स्वेटर मिला है। फ्रेड और जॉर्ज नीले स्वेटर पहने थे, जिनमें से एक पर बड़े पीले अक्षर में एफ लिखा था और दूसरे पर जी। हैरी का हमसे अच्छा है, फ्रेड ने हैरी का स्वेटर उठाकर कहा। जाहिर है वे तब अधिक मेहनत करती हैं जब आप परिवार के न हों। तुमने अपना स्वेटर क्यों नहीं पहना रॉन? जॉर्ज ने पूछा। चलो इसे पहनो, ये बहुत अच्छा है और गर्म भी। मैरून रंग से मुझे नफरत है, रॉन ने अधूरे मन से दर्द भरी आवाज से कहा और स्वेटर पहन लिया। तुम्हारे स्वेटर पर कोई अक्षर नहीं लिखा। उन्हें लगता है कि तुम अपना नाम नहीं भूलोगे, पर हम बेवकूफ हैं। हम जानते हैं कि हमारे नाम ग्रेड और फोर्स हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है? पर्सी वीजली दरवाजे पर अपना सिर घुसाए खड़ा था, शिकायत भरे अंदाज में देख रहा था। जाहिर था कि वो अपने तोहफों को खोलते खोलते बीच में ही आ गया था, क्योंकि उसके हाथ में भी एक स्वेटर था जिसे फ्रेड ने पकड़ लिया। पी यानी परफेक्ट। इसे पहनो पर्सी, चलो हम सभी स्वेटर पहनते हैं। हैरी को भी एक स्वेटर मिला है। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं पर्सी ने कहा, परंतु वीजली बंधुओं ने स्वेटर उसके सिर में डाल दिया और इस कोशिश में उसका चश्मा खिसक गया। और तुम आज प्रीफेक्ट्स के साथ नहीं बैठोगे, जॉर्ज ने कहा। क्रिसमस परिवार के साथ बैठने का दिन है। वे लोग पर्सी के हाथ बांधकर उसे ढकेलते हुए कमरे से बाहर ले गए। पर्सी की बाहें स्वेटर में फंसी थी। हैरी ने पूरी जिंदगी में ऐसा क्रिसमस डिनर कभी नहीं खाया। 100 मोटी भुनी टर्की, भुने और उबले आलू, मोटे पोर्क कबाबों की प्लेटें, मक्खन लगी मटर की कटोरियाँ और टेबलों के पास हर कुछ दूर पर रखे जादूगरों के पटाखों का ढेर। ये अद्भुत पटाखे कमज़ोर मगलू पटाखों की तरह नहीं थे जिन्हें डर्सले परिवार आमतौर पर खरीदता था, जिसमें छोटे प्लास्टिक के खिलौने और पतले कागज के हैट होते थे। हैरी ने फ्रेड के साथ जादूगरों का एक पटाखा चलाया जिसने सिर्फ आवाज ही नहीं की, बल्कि तोप के गोले की तरह तेज आवाज करता हुआ और उन सभी को नीले धुएं के बादल में लपेट लिया, जबकि इसके अंदर से धमाके के साथ रियर एडमिरल का हैट निकला और कुछ जिंदा सफ़ेद चूहे बाहर आए। ऊंची टेबल पर डंबलडोर ने जादूगरों वाली नुकीली टोपी के बजाय फूलों वाली टोपी पहन रखी थी और वे उस चुटकुले पर हंस रहे थे जो प्रोफेसर फ्लिटविक ने अभी पढ़कर सुनाया था। टर्की के बाद सुलगती हुई क्रिसमस पुडिंग आई। पर्सी के स्लाइस के अंदर एक चांदी का सिकल छुपा हुआ था, जिसकी वजह से उसके दांत टूटते टूटते बचे। हैरी ने देखा ज्यादा शराब पीने से हैग्रिड का चेहरा लाल होता जा रहा था। आखिरकार हैग्रिड ने प्रोफेसर मैगोनिकल का गाल चूम लिया। ये देखकर हैरी को अचंभा हुआ कि वे गुस्सा होने की बजाय हंसी, शर्माई और उनका हैट तिरछा हो गया। जब हैरी आखिरकार टेबल से उठा तो पटाखों से निकलकर बहुत सी चीजें उसके ऊपर गिरी, जिनमें कभी न फूटने वाले चमकदार गुब्बारों का पैकेट भी था। अपने खुद के मस्से उगाइए की किट थी और उसका खुद का जादूगरों वाला शतरंज का नया सेट था। सफ़ेद चूहे गायब हो गए। हैरी के मन में भयानक विचार आया कि शायद उन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीजली भाइयों ने दोपहर बहुत अच्छे से गुजारी। वे मैदान में बर्फ के गोलों से घमासान लड़ाई करते रहे। फिर वे ठंडे, गीले और हाँफते हुए गरुड़ द्वार के हॉल की आग के पास लौट आए, जहां हैरी ने अपना नया शतरंज सेट खोला और रॉन से बुरी तरह हार गया। हैरी को लग रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज़्यादा मदद करने की कोशिश ना की होती तो शायद इतनी बुरी तरह वो ना हारता। टर्की सैंडविच, क्रम्पेट, स्पंज केक और क्रिसमस केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को लगा कि पेट ज़्यादा भर गया है।
सोने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय पर्सी को फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पूरे गरुड़ द्वार के हॉल में भागते देखने के, क्योंकि उन्होंने उसका प्रीफेक्ट वाला बिल्ला चुरा लिया। ये हैरी का सबसे अच्छा क्रिसमस था, परंतु पूरे दिन उसके दिमाग में कोई चीज घुमड़ रही थी। अदृश्य चोगा किसने भेजा? रॉन के पेट में ढेर सारी टर्की और केक था। उसे परेशान करने के लिए कोई रहस्यमय वस्तु भी नहीं थी, इसलिए उसने जैसे ही अपने बिस्तर के पर्दे लगाए वो सो गया। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने इसके नीचे चोगे को बाहर निकाला। उसके डैडी का? ये उसके डैडी का था। उसने उस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर तैरने दिया जो रेशम से भी चिकना और हवा से भी हल्का था। ध्यान से इस्तेमाल करना चिट्ठी में लिखा था। उसे इसे पहन कर देखना था। अभी वो बिस्तर से बाहर निकला, चोगे को अपने चारों तरफ लपेट लिया। बहुत अजीब एहसास था, ध्यान से इस्तेमाल करना। हैरी चौकन्ना था। इस चोगे में पूरा हॉगवर्ट्स उसके सामने खुला था। वो अंधेरे और खामोशी में खड़ा था। उसके अंदर रोमांच का तूफान उमड़ रहा था। इसे पहनकर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, और फिल्च को पता भी नहीं चलेगा। रॉन अपनी नींद में बुदबुदाया, क्या उसे जगाना ठीक रहेगा? किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसके डैडी का चोगा। पहली बार उसे लगा कि इस बार पहली बार वो इसे अकेले इस्तेमाल करना चाहता है। वो कमरे के बाहर निकला, सीढ़ियाँ उतरा, हॉल के पार गया और तस्वीर के छेद से कूद कर चल दिया। कौन है? मोटी और अच्छी की। हैरी कुछ नहीं बोला, गलियारे में तेजी से चला गया। उसे कहाँ जाना चाहिए? वो रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। लाइब्रेरी में, वहाँ जाना मना है। वो जितनी देर चाहे पढ़ सकता है, तब तक पढ़ सकता है जब तक पता न लगा ले कि फ्लेमेल कौन था। लाइब्रेरी में घना अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। हैरी ने लैंप जलाया ताकि किताबों की लाइनों के बीच का रास्ता दिख सके। जहाँ जाना मना था वह हिस्सा लाइब्रेरी के ठीक पीछे तरफ था। सावधानी से उस रस्सी को पार करते हुए जो उन किताबों को बाकी की लाइब्रेरी से अलग करती थी, उसने अपना लैंप उठाया ताकि उनके नाम पढ़ सके। किताबों के नाम से उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। धुंधले सुनहरे अक्षर ऐसी भाषाओं में थे जो हैरी के पल्ले भी नहीं पड़ रहे थे। कुछ किताबें बिना नाम की थीं। एक किताब पर गहरा धब्बा था जो खून की तरह भयानक था। हैरी के गले के पीछे बाल खड़े हो गए। उसे लगा किताबें धीमे धीमे फुसफुसा रही हैं, जैसे वो जानती हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ घुस आया है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। उसे कहीं से तो शुरुआत करनी थी। लैंप को फर्श पर सावधानी से रखने के बाद उसने सबसे नीचे की शेल्फ में एक अच्छी सी किताब तलाश की। एक बड़ी सी काली किताब पर उसकी आंखें ठहर गई। उसने इसे कठिनाई से निकाला क्योंकि ये बहुत भारी थी। अपने घुटनों पर रख कर खोला। उसे एक तेज़ और दिल दहला देने वाली चीख शांति को चीरती हुई निकली। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे तत्काल बंद कर दिया, परंतु किताब चीखती रही। उसमें से कान के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ लगातार आ रही थी। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगने से लैंप गिर गया और तत्काल बुझ गया। आतंकित होकर उसने सुना कि बाहर गलियारे में कदमों की आहट आ रही है। चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ में रखते हुए वो भागा। दरवाजे से वो फिल्च के पास से गुजरा। फिल्च की पीली आंखें सीधे उसके पार देख रही थीं और हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए गलियारे में ऊपर निकल आया। किताब की चीखें अब भी उसके कानों में थीं। वो एक ऊंचे कवच के सामने आकर रुक गया। लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वो इतना उलझा कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कहाँ जा रहा था। शायद इसलिए क्योंकि अंधेरा था। वो ये नहीं जान पाया कि वो कहाँ है। उसे इतना मालूम था कि किचन के पास एक कवच है, परंतु किचन तो इसके 5 मंजिल नीचे होना चाहिए। आपने मुझे कहा था प्रोफेसर कि अगर कोई रात को बाहर घूमे तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह है जहां जाना मना है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जहां था फिल्च को वहां का शॉर्टकट मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी चिकनी आवाज़ करीब आती जा रही थी। हैरी का दिल धक से रह गया। जवाब देने वाला आदमी स्नैप था। जहां जाना मना है, वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जब फिल्च और स्नैप आगे वाले मोड़ से अंदर गए तो हैरी उसी जगह मूर्ति की तरह खड़ा रहा।
ये सच था कि वे उसे देख नहीं सकते थे, परंतु गलियारा बहुत सकरा था। अगर वे लोग ज्यादा करीब आए तो सीधे टकरा जाएंगे। चोगी के बावजूद उसका शरीर तो ठोस ही था। वह जितनी शांति से पीछे हट सकता था हटा। उसके बाईं तरफ का दरवाजा थोड़ा खुला था। यह उसकी इकलौती आशा थी। वह सिकुड़कर उसके अंदर घुस गया। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। वो कोशिश कर रहा था कि दरवाजा ना हिले। उसे बहुत राहत मिली जब वो बिना आवाज किए कमरे के भीतर घुसने में कामयाब हो गया। फिल्च और स्नेप सीधे निकल गए होंगे। हैरी दीवार से टिककर गहरी सांसें लेने लगा। उनके कदमों की दूर होती आहट सुनता रहा। वो बाल बाल बचा था। कुछ सेकंड बाद वो ऐसी स्थिति में आया कि देख सके इस कमरे में वो छुपा था वो कौन सा कमरा था। ये एक ऐसा क्लासरूम दिख रहा था जिसका इस्तेमाल अब नहीं होता। दीवारों से डेस्क और कुर्सियों के अंधेरे आकार टिके हुए थे। रद्दी कागजों की बाल्टी उल्टी रखी थी, परंतु उसके सामने दीवार से एक ऐसी चीज टिकी थी जो यहाँ की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर रख दिया है। ये एक शानदार दर्पण था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम था। ये 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक वाक्य लिखा था। अब चूंकि फिल्च और स्नेप की आवाज आना बंद हो गई, इसलिए हैरी का डर कम हो गया। हैरी दर्पण के करीब आया। खुद का प्रतिबिंब देखना चाहता था, परंतु उसे कोई प्रतिबिंब नहीं दिखा। तो इसके सामने खड़ा हो गया। उसे अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखना पड़ा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उतनी तेजी से तो तब नहीं धड़का था जब वो किताब चीखी थी, क्योंकि दर्पण में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे, परंतु कमरा तो खाली था। तेज तेज सांस लेते हुए धीमे से एक बार फिर वो दर्पण की तरफ मुड़ा। इसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, सफेद और डरा हुआ। और वहाँ ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और 12 लोगों के प्रतिबिंब थे। हैरी ने कंधे के पीछे देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था। क्या सचमुच वो अदृश्य लोगों से भरे कमरे में था? और क्या इस दर्पण का जादू ये था कि ये सब प्रतिबिंब दिखाता था, चाहे वो अदृश्य हो या ना हो? उसने दोबारा दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी एक महिला उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, पर उसका हाथ हवा से टकराया। अगर महिला सचमुच होती तो ये बात तय थी कि वो उसे छू लेती, यानी बाकी सब लोग केवल दर्पण में ही मौजूद थे। वो बहुत सुंदर महिला थी। उसके गहरे लाल बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। हैरी ने सोचा और दर्पण के थोड़ा और करीब आ गया। चमकीली हरी, बिल्कुल वही आकार है, परंतु उसने देखा कि वो रो रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसके पास खड़े लंबे पतले काले बालों वाले आदमी ने उसके चारों तरफ अपनी बाह लपेट रखी थी। वो चश्मा पहने हुए था। उसके बाल बहुत उलझे थे, जो पीछे की तरफ चिपके भी थे, जैसे हैरी के हैं। हैरी दर्पण के करीब आ गया। वह फुसफुसाया, मम्मी, डैडी। वे सिर्फ उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे हैरी ने शीशे के बाकी लोगों के चेहरे देखे। उसे अपने जैसी हरी आंखें, अपने जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखी। एक नाटा बूढ़ा आदमी तो ऐसा था जिसके घुटने हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार वो अपना परिवार देख रहा था। पॉटर परिवार मुस्कुराया। उसने हैरी की तरफ हाथ हिलाया। वह उनकी तरफ भूखी निगाहों से देखता रहा। उसके हाथ दर्पण पर टिके थे, जैसे उसे लग रहा हो कि इसमें अंदर तक घुसकर वह उन्हें छू सकता था। उसके भीतर दर्द की तेज लहर उठी, जिसमें आधी खुशी और आधा दुख था, बहुत भयानक दुख। उसे नहीं मालूम वो कितनी देर तक खड़ा रहा। प्रतिबिंब गायब नहीं हुए। वो देखता रहा, एक टक देखता रहा, जब तक कि दूर से आती आवाज उसे फिर होश में नहीं ले आई। वो यहाँ अब और नहीं रुक सकता था। उसे वापस अपने बिस्तर पर जाना चाहिए। उसने अपनी माँ के चेहरे से अपनी आंखें हटाई और फुसफुसाया, मैं फिर आऊंगा, और तेजी से बाहर निकल गया। तुम मुझे भी तो जगा सकते थे, रॉन ने चिढ़कर कहा। तुम आज रात चल सकते हो, मैं दोबारा जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहूँगा, और मैं तुम्हारे परिवार, पूरे वीजली परिवार को देखना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने बाकी भाई सब लोगों को दिखा सकते हो। तुम उन लोगों से कभी भी मिल सकते हो, रॉन ने कहा। बस गर्मी में मेरे घर आ जाना। वैसे हो सकता है कि शायद ये दर्पण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता हो जो मर चुके हैं।
हालांकि फ्लेमेल का पता न लगना बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा बेकन या कोई और चीज़ ले लो, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? हैरी से कुछ खाते नहीं बना। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था, आज रात दोबारा देखने जा रहा था। वो फ्लेमेल को भूल गया था। उसे ये काम इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 सिर वाला कुत्ता किस चीज़ की रखवाली कर रहा था, और अगर स्नैप उसे चुरा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। तुम ठीक तो हो? अजीब से दिख रहे हो, रॉन ने कहा। हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो दर्पण वाले कमरे को दोबारा ढूंढ पाएगा या नहीं। क्योंकि चोगे में रॉन भी लिपटा था, इसलिए उन्हें पिछली रात की तुलना में धीमा चलना पड़ रहा था। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को खोजने की कोशिश की और लगभग 1 घंटे तक गलियारे में भटकते रहे। ठंड के मारे कुल्फी जमी जा रही थी। रॉन ने कहा, वापस चलो, दर्पण को छोड़ो। नहीं, मैं जानता हूँ यहीं कहीं पर है, हैरी ने फुसफुसाते हुए कहा। वे एक लंबी जादूगरनी के भूत के पास से गुजरे जो दूसरी दिशा में जा रही थी, परंतु उसके अलावा उन्हें कोई नहीं दिखा। रॉन कराह रहा था, उसके पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे। तभी हैरी को कवच दिखा। यही है, बस यही। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चोगा हटाया और दर्पण की तरफ भागा। उसका परिवार वहीं था। उसकी मम्मी डैडी उसे देखते ही खुशी से मुस्कुरा दिया। देखा, हैरी फुसफुसाया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। देखो, उन लोगों को देखो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। इसमें ठीक से देखो। चलो, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होकर देखो। हैरी एक तरफ हट गया। चूंकि अब रॉन दर्पण के सामने था, इसलिए अब हैरी को अपना परिवार नहीं दिख रहा था। उसे सिर्फ ऊनी पजामा पहने रॉन दिख रहा था। रॉन अपने प्रतिबिंब को मंत्रमुग्ध नजरों के साथ देख रहा था। मेरी तरफ देखो। क्या तुम अपने सारे परिवार को चारों तरफ खड़ा देख सकते हो? नहीं, मैं अकेला हूँ, परंतु मैं थोड़ा अलग हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, और मैं हेड बॉय हूँ। क्या? मैं उस तरह का बिल्ला लगाए हूँ जैसा बिल लगाया करता था। मेरे हाथ में हाउस कप और क्विडिच कप। मैं क्विडिच कैप्टन भी हूँ। रॉन ने इस अद्भुत दृश्य से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ रोमांचित भाव से देखा। तुम्हें क्या लगता है, ये दर्पण भविष्य दिखाता है? ये कैसे दिखा सकता है? मेरा परिवार मर चुका है, मुझे एक बार और देखने दो। तुमने कल पूरी रात देखा है, मुझे थोड़ी देर और देखने दो। तुम्हारे हाथ में क्विडिच कप है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ। मुझे धक्का मत दो। बाहर गलियारे में एक आवाज आई जिससे बहस बंद हो गई। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो जोर जोर से बोल रहे हैं। जल्दी! रॉन ने फुर्ती से अपने और हैरी के ऊपर चोगा फेंका ही था कि तभी मिसेस नॉरिस की चमकती आंखें दरवाजे पर नजर आईं। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये चोगा बिल्लियों पर काम करता है? ऐसा लगा जैसे एक युग के बाद बिल्ली पलटी और चली गई। अब रुकना खाली नहीं है खतरे से। ये फिल्च को बुलाने गई होगी, मैं शर्त लगा सकता हूँ। उसने हमारी आवाज़ सुन ली थी। चलो। रॉन ने हैरी को कमरे के बाहर खींचा। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली थी। शतरंज खेलोगे? रॉन ने पूछा। नहीं। तो फिर चलो हैग्रिड से मिलकर आते हैं। नहीं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी। आज की रात वहाँ मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ खटका लग रहा है। वैसे भी तुम पहले भी बाल बाल बचे हो। फिल्च, स्नेप और मिसेस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते? मान लो तुमसे टकरा जाएं, मान लो तुम ही किसी चीज से टकरा जाओ। तुम हरमाइनी की तरह बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मत जाओ हैरी। परंतु हैरी के मन में एक ही विचार था कि वो दर्पण के सामने जाएगा और रॉन ऐसा करने से उसे नहीं रोक सकता। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले से बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था वो तेज चल रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ हो रही थी, परंतु उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। एक बार फिर उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने बैठ गया। वो यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था। आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दीवार के पास रखी कुर्सियों में से कोई और नहीं बल्कि एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से ही गुजरा होगा, परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको देख नहीं पाया सर।
अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, डम्बलडोर ने कहा, और हैरी को देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। डम्बलडोर ने कहा और वे कुर्सी से उठकर हैरी के पास फर्श में बैठ। तुम्हारे पहले भी इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह तुम पर भी शाहीबाग दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था इसका ये नाम है सर, परंतु मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि ये क्या करता है। ये मुझे मेरा परिवार दिखाता है और रॉन को दिखाता है कि वो हेड बॉय बन गया है। आपको ये कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए चोगे की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शाहीबाग दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने इनकार में सिर हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं, दुनिया का सबसे सुखी आदमी शाहीबाग के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी जब वो इसमें देखेगा अपना स्वरूप वैसा ही जैसा वो है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा, फिर उसने धीमे से कहा, यह हमारी ख्वाहिश दिखाता है। ख्वाहिश जो भी हो, सही भी और गलत, ये हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, न उससे अधिक न उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहा है, अपने आप को अकेला खड़ा देखता है उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल दर्पण ना तो हमें ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए। उन्होंने इसमें जो देखा उसे वे मुग्ध हो गए या पागल हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते कि जो ये दिखा रहा है वो सच नहीं था और संभव भी नहीं। दर्पण को कल नए घर ले जाया जाएगा हैरी, और मैं चाहूंगा तुम दोबारा इसकी तलाश न करो। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पर जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है। बहरहाल मुझसे एक सवाल और पूछो। जब आप दर्पण देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मुझे? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन किसी ने एक भी जोड़ी मोजे मुझे नहीं दिए। लोग मुझे किताबें ही देते रहे। जब हैरी बिस्तर पर आया तब उसे जाकर एहसास हुआ कि डम्बलडोर शायद सच नहीं बोल रहे थे। स्कैबर्स को अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि सवाल भी तो बहुत ही व्यक्तिगत था।